आज पढ़ रहे हैं पुष्पों में लैंगिक जन्म की प्रक्रिया। इससे पहले अपन अलैंगिक जन्म की विधियाँ और जनन के प्रकार इसके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है? किस प्रकार जनन अस्तित्व के लिए अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है, किस प्रकार विभिन्नताएँ उत्पन्न होती है, इसके बारे में पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ रहे हैं पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, ठीक है? चलो, देखो पुष्प सबसे पहले तो होता है क्या? कायिक भागों के बारे में पढ़ा, जड़ तनी पता जड़ तना पति, ये तो सारे कायिक भाग होते हैं। लेकिन पुष्प जो होता है क्या होता है? जनन भाग होता है। क्या होता है? पादप का जनन भाग होता है। तो पादप के जनन भागों के नाम पूछे तो पुष्प आ जाएगा। और पुष्प में दो प्रकार के होते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन पुष्पी पादपों में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर नामक संरचना पाई जाती है, जो पादप लैंगिक जनन में भाग लेती है। तो पादप के अंदर दो भाग होते हैं, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। ये क्या कहते हैं? पादप ये पुंकेसर जो होता है नर जनन भाग होता है, और स्त्रीकेसर जो होता है मादा जनन भाग होता है, ठीक है? अब देखो, इस एक लिंगी का मतलब एक लिंग, केवल एक लिंग होगा, कोई भी एक, मतलब पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर इन दोनों में से कोई भी एक लिंग, एक जननांग उपस्थित होता है, उसे अपन एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज। अब देखो, एक लिंग मतलब स्वपरागण की प्रक्रिया होगी, जिनमें बीज अधिक पाए जाते हैं वो एक लिंगी पुष्प हो गए। और जिनमें, अब देखो द्विलिंगी पुष्प क्या होगा? जिसमें देखो पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होंगे, उसे अपन द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। गुड़हल और सरसों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कौन सा? गुड़हल और सरसों, ठीक है? अब पढ़ रहे हैं अपन पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में। पुष्प के प्रमुख चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार भाग। कैलिक्स, कॉरिलिया, एंडो एंडोसियम, और चौथा भाग होता है गाइनोसियम, ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहले अपन कैलिक्स के बारे में, मतलब बाह्य दल के बारे में पढ़ते हैं। पुष्प का सबसे बाह्य भाग या पुष्प को कलिका अवस्था में आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, उसे अपन बाह्य दल कहते हैं, ठीक है? और बाह्य दल का भीतरी भाग दल कहलाता है। रंगीन व आकर्षक होते हैं और परागण हेतु कीटों को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? कीटों को आकर्षण करने का, आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाह्य दल दल होता है जो कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। पुष्प का नर जननांग भाग होता है पुंकेसर, और इसमें मुख्यतः दो संरचनाएं पाई जाती है, परागकोश और तंतु। परागकोश जो जिसमें पराग कण पाए जाते हैं, और तंतु जो जो पुष्प के आधार भाग से पुंकेसर को जोड़े रखती है, ठीक है? और निषेचन के दौरान बीज जो निषेचन के बाद बीज बनाते हैं, परागकण क्या करते हैं? निषेचन के दौरान बीज बनाते हैं, परागकण, ठीक है? तो पुंकेसर क्या होता है? नर जनन भाग। इसमें दो भाग होते हैं, तंतु और परागकोश। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, जो क्या कहते हैं? निषेचन के बाद बीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीज। उसके बाद पढ़ते हैं अपन चौथा प्रकार, स्त्रीकेसर। तो पुष्प के अंदर पाया जाने वाला मादा जनन भाग होता है, और यहाँ पुष्प के केंद्र में व्यवस्थित रहता है, और भागों से मिलकर तीन भाग, ये देखो जो पुंकेसर पड़ा उसके दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। लेकिन स्त्री केसर के अंदर तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसमें देखो, आपके एक एक नंबर का प्रश्न इस टाइप से बनता है। स्त्री केसर के वर्तिका और अंडाशय के मध्य पाए जाने वाले भाग का नाम या मध्य भाग का नाम क्या होगा? वर्तिका। और वर्तिका का सबसे अग्र भाग अंडाशय, जो अंडाकार होता है, जिसमें बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय के अंदर, जिनमें मादा युग्मक अंड कोशिका होती है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनता है, ठीक है ना? अब देखो, अंडाशय सबसे पहले तो मादा युग्मक, पुष्प में मादा युग्मक क्या होता है? अंड कोशिका। पुष्प में मादा युग्मक अंड कोशिका, ठीक है? और पुष्प में नर युग्मक परागकण। पुष्प में नर युग्मक कौन सा होगा? परागकण होगा, ठीक है? अब देखो, उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं परागण। देखो, अपन जंतुओं के अंदर तो क्या पढ़ते हैं? निषेचन की प्रक्रिया। और जो पादप के अंदर वही प्रक्रिया पढ़ते हैं अपन, परागण। क्या पढ़ते हैं? परागण। देखो, तो परागण होता क्या है? परागण देखते हैं अपन, इसके अंदर अपन परागणों के बारे में देखते हैं। तो परागण पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरित, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना। पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। और परागण दो प्रकार का होता है। परागण को पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है ना? देखो, तो परागण दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण और दूसरा पर परागण, ठीक है? अब देखो, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। स्वपरागण होता क्या है? तो पुष्प के परागकोश से पराग कणों का, उसी पुष्प का, मान लो पराग, यहाँ पर ये पूरा पुष्प है, यही पुष्प है, यहाँ पर ये पराग कण है, और यहाँ पर ये वर्तिकाग्र है। तो पराग कणों का उसी पुष्प का सेम पुष्प पर होगा, तो उसे कहेंगे अपन स्वपरागण। और यदि किसी दूसरे पुष्प की पर वर्तिकाग्र पर होगा, ये परागकण है, यहाँ से दूसरे पुष्प के ऊपर होगा तो उसे पर परागण कहेंगे। और लेकिन उसी पुष्प पर हो रहा है तो उसे स्वपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपरागण। और दूसरे पर होगा तो पर परागण, ठीक है?
अब देखो, स्वपरागण किस पर होगा? जो द्विलिंगी पुष्प होंगे उस पर स्वपरागण। लेकिन पर परागण क्या हो सकता है? दोनों प्रकार के द्विलिंगी और एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों पर परागण प्रक्रिया होती है। परागगण और परागकण, याद रखना, परागकण एक नर युग्मक होता है और परागगण एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो परागण की प्रक्रिया कौन कौन से माध्यम द्वारा होती है? वायु, कीट, स्वतः स्फुटन राइजोपस के अंदर पड़ा था, और जल के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, इसमें कौन परागण की प्रक्रिया होती है। अब देखो, पुष्प में लैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, किसकी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं? लैंगिक जनन की प्रक्रिया। अब देखो, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ। अब देखो, पुष्प में लैंगिक जनन के दौरान होता क्या है? तो परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और एक पराग नलिका का निर्माण करते हैं, जो वर्तिकाग्र पर प्रवेश कर अंडाशय तक पहुंचती है, और पराग नलिका अंडाशय के भीतर बीजांड द्वार भाग से बीजांड में प्रवेश करती है, और बीजांड में पराग नलिका से दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं भ्रूणपोष में। देखो, भ्रूणपोष में जहां पर एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संलयन होता है और वास्तविक में निषेचन की प्रक्रिया के युग्मनज का निर्माण करता है और भ्रूण में परिवर्तन होता है। और ठीक उसी प्रकार दूसरा जो दो नर युग्मक जाते हैं, तो दूसरा जो नर युग्मक होता है वो दो ध्रुविकाएं, कितने? दो ध्रुविकाएं केंद्रकों से संलयित होकर त्रिकेंद्रीय संरचना का निर्माण करता है, जिसे अपन भ्रूण पोष कहते हैं। यह भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, अंडाशय की तीव्रता से वृद्धि कर फल का निर्माण करता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो, इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, पुष्प में जब परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो परागकणों में दो नर युग्मक जो होते हैं, देखो, परागकण गिरते हैं तो एक पराग नलिका का निर्माण करते हैं, और इस पराग नलिका से दो नर युग्मक अंडाशय से होते हुए बीजांड द्वार भाग से बीजांड में प्रवेश करते हैं। तो बीजांड में प्रवेश करने के दौरान इसमें देखो, अंड कोशिका और ध्रुविकाएं पाई जाती है। अंड कोशिका से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर मतलब अंड कोशिका से संलयित होकर भ्रूण का निर्माण करेगी, और ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो नर युग्मक होता है वो ध्रुविकाएं से संलयित होकर त्रिकेंद्रित मतलब थ्री एन मतलब भ्रूण पोष का निर्माण करता है। यह क्या करेगा? जो भ्रूण बना था अपन भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो देखो, आपके इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ये। हाँ, तो देख लो। अब देखो, यहाँ पर अपन देखते हैं परागकण, इसके बारे में पढ़ लिया। अब देखो, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का डायग्राम आए तो आप ये बनाना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो चार भाग, सबसे इजी डायग्राम है ये। देखो, यहाँ पर ये बाह्य दल हो गया, ये आपके पुंकेसर हो गया, ये स्त्री केसर हो गया, और यहाँ पर ये आपके ये परागकण, ये बाह्य जो दल पुंज हो गया। यहाँ हरे रंग की संरचना जो अपरिपक्व अवस्था के दौरान पुष्पों की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद देखो, अपन पढ़ रहे हैं अंकुरण के बारे में। अंकुरण क्या होता है? बीजों में भ्रूण पाया जाता है। अब देखो, इसमें अपन लैंगिक जनन की विधि समझ में आ गई ना। इसमें देखो, द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। कितने निषेचन? द्विनिषेचन। पहला नर युग्मक होगा, वो अंड कोशिका से संलयित होकर 2n बनाएगा, और दूसरा नर युग्मक होगा जो क्या करेगा? ध्रुविकाएं से संलयित होकर कौन सी संरचना बनाएगा? 3n। कौन सी संरचना? 3n मतलब भ्रूण कोष। 2n। तो इसीलिए अपन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। द्वि मतलब निषेचन की प्रक्रिया दो बार हो रही है। कौन सी प्रक्रिया? द्विनिषेचन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपके प्रश्न सीधा अभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, पुष्पों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया समझाओ, तो यही समझाना होता है, ठीक है। अब देखो, अपन अंकुरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बीजों में भ्रूण पाया जाता है। भ्रूण अनुकूलित परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? अंकुरण कहलाता है। तो बीज में क्या पाया जाता है? भ्रूण। जैसे अपन चने के बीज देखते हैं, चने के बीज में जो खाने योग्य मतलब बीज के ऊपर तो छिलका रहता है जो काले कलर का मतलब ब्राउन कलर के टाइप का रहता है, बीच में जो मतलब भ्रूण रहता है, वही भ्रूण के अंदर क्या होता है? अब अगर अपन इन बीजों को अनुकूल परिस्थितियों में रख देते हैं तो क्या करता है? अपने ही समान नई संरचना बनाता है, मतलब अपने ही समान नई नव नई जो नई संतति विकसित करता है। अब देखो, इसमें अपन टोटल उदाहरण द्वारा समझेंगे। चने के बीज की संरचना। चने के बीज एक छिलके का आवरण पाया जाता है जिसे अपन बीजावरण कहते हैं। चने के ऊपर सबसे वो ब्राउन कलर की संरचना पाई जाती है, उसे बीजावरण कहते हैं। बीजावरण के नीचे दो पात्र मतलब दो आधे आधे भाग में चने की संरचना रहती है, जिसे अपन बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बीज पत्र। और बीज पत्रों को खाद्य पदार्थ संचित है। बीज पत्रों में क्या होता है? खाद्य पदार्थ संचित रहता है, ठीक है। आपका मैंने पहले बताया था, खाद्य पदार्थ कौन सी कोशिका में? नर युग्मक या मादा युग्मक? चलो कमेंट में बताना।
में जंतुओं के अंदर नर युग्मक होता है, जिसमें कौन से युग्मक, दो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो कौन से युग्मक में भोजन संचित रहता है या ऊर्जा संचित रहती है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। उसके बाद देखते हैं अपन बीज के अंकुरण से मूलांकुर से मूल और प्रांकुर से प्ररोह भाग। मतलब देखो इसमें देखो आप अंकुरण के समय बीज पत्र क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बीज पत्र भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर, मतलब देखो यहाँ पर देखो मूलांकुर और प्रांकुर दो भाग बनते हैं। देखो यहाँ पर ये मूलांकुर बना, ये प्रांकुर बना। प्रांकुर जो होता है पादप के प्ररोह भाग का, और मूलांकुर जो होता है जड़ भाग का। ठीक है, तो यहाँ पर दो भागों का निर्माण होता है। उसके बाद यहीं तक चलो अपन पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़ ली। अपन कल पढ़ेंगे इसमें मानव के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया। चलो अब यहाँ तक, अभी यहीं तक रखते हैं अपन। पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रमुख चार भाग होते हैं। द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। पराग, इसमें देखो जनन की प्रक्रिया को परागगण कहते हैं। पराग कणों को अपन नर युग्मक कहते हैं। अंड कोशिका इसकी क्या होती है, मादा युग्मक। एक लिंगी पुष्प के बारे में, पपीता, तरबूज। द्विलिंगी पुष्प, गुड़हल, सरसों। ये देखो आपके सीधे प्रश्न बनते हैं, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण लिखो और द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण लिखो। सीधा प्रश्न है, एक लिंगी का पपीता, तरबूज, द्विलिंगी का गुड़हल, सरसों। चार भाग होते हैं, ये याद रखना। कीटों को आकर्षित करने का कार्य कौन करता है, दल पुंज। कीटों को आकर्षित करने का। और इसमें दो भाग पाए जाते हैं, परागकोश और तंतु। तीसरा होता है इसके अंदर वर्तिकाग्र। जो वर्तिकाग्र में टोटल तीन भाग पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बीजांड कहाँ पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर। पुष्प में बीजांड कहाँ पाए जाते हैं, अंडाशय के भीतर। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना है इसे। और पुष्प में जो आपके जो अंड कोशिका होती है उसे अपन मादा युग्मक कहते हैं। अंड कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है ना, परागगण दो प्रकार का होता है, अच्छे से याद कर लेना। चलो ठीक है, बाय।